बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट कल सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर आइन मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया है। इस इख्तलाफी नोट में उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत सदर का ही इख्तियार है। हालांकि इससे पहले मुल्क में कई माह तक यह बहस जारी रही कि इलेक्शन की तारीख देना सदर का आइनी इख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का। सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को आइनी इख्तियार की वजाहत इसी वक्त नहीं कर देनी चाहिए थी जब मुल्क में इलेक्शन की तारीख का ऐलान बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका था? और क्या अब सदर या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आइनी शिकनी की कार्रवाई हो सकती है? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है अशतर औसाफ अली साहब ने, उनके 2 दफ़ा के साबिक़ अटॉर्नी जनरल है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का सर। सबसे पहले मुझे बताइएगा, जिस वक्त ये डिबेट हो रही थी और पूरा मुल्क एक क्योस की सिचुएशन में था, उस वक्त कोई फैसला नहीं आया। आज ये फैसला आया है, इसकी टाइमिंग्स ठीक हैं, गलत हैं, या हम लोग गलत परसीव कर रहे हैं? मेरा ख्याल है परसेप्शन की बहुत सारी बातें हैं। परसेप्शन में ये एक परसेप्शन बना दी गई थी कि कोई आईनी बहरान आ गया है, भूचाल आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां से आप निकल नहीं सकते। कुछ ऐसी बात हो रही थी कि सदर आईनी शिकनी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन शिकनी का मुर्तकब हो रहा है, गवर्नर्स जो है वो अपना काम सही नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें जो है वो एक भूचाल सी कैफियत थी, लेकिन शुक्र है कि वो भूचाल हकीकी नहीं था। मामला जो है वो सेटल हो रहे हैं और अब इलेक्शन की जब डेट आ गई है तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो हमारे सामने है। वो फैसला एज सच कोई जजमेंट नहीं है, इट इज ओनली ए रीआइटरेशन ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। ठीक, अच्छा, लेकिन सर अब 2 चीज़ें आपको याद है, एक आप भी काफ़ी उन सेगमेंट्स में रही हैं मेरे साथ, जब ये डिबेट थी कि ये फैसला किसने करना है, ये इख्तियार किसका है, और एक मेजॉरिटी का ये व्यू पॉइंट था कि जी ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन आज ये जो इख्तिलाफी नोट है इसके अंदर कहा जा रहा है कि जी ये सदर का इख्तियार था। इसको आप कैसे नरेट करेंगे फिर? देखिए, सदर का जो इख्तियार है वो इन आइसोलेशन आप नहीं पढ़ेंगे कहीं पे भी। सदर जो है वो एक तो ये कि सदर के पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। मां सवाए वहां पे जहां पे उनके पास अपील जाती है, मसलन मोहतसब की अपील है, मसलन कुछ ऐसी जगहों पे उनके अपने इख्तियार है, मसलन एक जगह पे उनका ये भी इख्तियार है कि वो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। ठीक, ये शायद बहुत सारे लोगों को इसका इल्म नहीं है या उसके मुतालिक डिबेट नहीं होती कि वो जब देखें कि कोई वजीर आजम के ओहदे के लिए वोट हासिल नहीं कर सकता, जब असेंबली तहरीक वो जब एक वजीर आजम को हटा दिया गया है अदम एतमाद की जरूरत है, तो वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है। ठीक, ये अलग किसी और दिन की डिबेट है। सदर मुमलिकत के पास आइन में लिखा हुआ जरूर है, लेकिन क्या वो अकेले में कर सकते हैं? क्या उनके पास कोई इंतजामी अमूर है? तो आइन को हमेशा पूरा पढ़ना है और इलेक्शन कमीशन इसमें कलीदी इख्तियार रखता है। और फिर भी जो सदर मुमलिकत है वो पूरी मुल्क के इंतखाबात की बात फिर भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ नेशनल असेंबली के इंतखाबात की बात कर सकते हैं और सूबाई असेंबलियों के जो इलेक्शन है उसके बारे में गवर्नर्स की बात करनी। क्या वो गवर्नर भी अकेले में कर सकते हैं? नहीं, ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन इलेक्शन कमीशन के बगैर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को तो वो हदायत भी कोई जारी नहीं कर सकते। सो वी हैव टू रीड दिस इन एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज, इंतखाबात के इनेकाद में 90 दिन से ज़ायद ताखीर आइन मुअत्तल होने के मुतरादिफ है, तो 90 दिन तो गुजर गए और अब इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी है इलेक्शंस के लिए, तो जो कि 8 है, तो अब इसको आप फिर कैसे देखेंगे कानूनी अंदाज से?
एक तो ये कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई काम एक पर्टिकुलर या एक महीना वक्त में करना हो, मुद्दत में करना हो और वो उसमें ना हो सके तो वो गैर कानूनी या गैर आइनी नहीं होगा। ठीक है। सोचने में क्या समझ आती है कि इसमें लचक है। ओके। जब इसमें अगर लचक है तो फिर वो शिकनी ना हुई। हाँ, पहलू तही जरूर हो सकती है और उसके अपने मुजबरात हैं, लेकिन ये आइन शिकनी कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर ये आइन शिकनी हो जाए तो फिर 8 फरवरी के इंतखाबात जो है वो फिर मुतनाज़ हो जाएंगे, फिर वो गैर आइनी हो जाएंगे। सो हमें उस बात को पूरा उसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि आइन क्या कहता है। अगर एक काम एक वक्त में ना हो सके तो क्या वो कलअदम है, अगर नहीं है तो फिर वो आइन शिकनी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आइंदा के लिए आपको एक वार्निंग की सूरत कह लीजिए। ओके। आप इसको तलकीन की बात कर लीजिए, आप इसको एक सिमत की बात कर लीजिए, लेकिन मेरे नजदीक ये आइन शिकनी नहीं। ओके, फेयर इनफ। अच्छा सर, एक जाते जाते एक और चीज़ बताते जाएं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 20 दिन में इलेक्शन कराएं, इंटर इलेक्शन। क्या मुमकिन है, क्या नहीं मुमकिन, कैसे आप इसको देख रहे हैं, या जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है? क्योंकि प्रैक्टिकली तमाम लोग तो जेल के अंदर है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? देखिए, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंट्रा पार्टी आपको जी हाँ, कोई आपको इंतजार की जरूरत नहीं होती। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपके अपने मंशूर का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके अपने जो आपने इंटरनल वर्किंग का सिलसिला बनाया हुआ है उसका हिस्सा। उसको किसी को आपको ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन एक कानून में चूंकि ये एक बात है कि जो अपने पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे वो क्या मुल्क के अंदर इंतखाबात लड़ सकते हैं? कानून उसका जवाब नहीं में देता है। और ये मामला जो है वो आज का तो नहीं है। आप याद कीजिए, जस्टिस वजीउद्दीन ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ा बात की थी। बिल्कुल ठीक। और फिर तस्नीम नूरानी साहब ने भी इसके ऊपर किया। और दोनों सूरतों में क्या हुआ कि उन दोनों हजरात को, जो बहुत ही मुक़तदरा हैं, वो बहुत ही ज्यादा जाने पहचाने और काबिल एहतराम हैं, दोनों को पार्टी से जिस तरीके से क्रिटिसिज्म मिला और उसके चेयर क्रिटिसिज्म मिला वो हमारे सामने है। बिल्कुल। तो जमहूरी का तकाजा है कि इंट्रा पार्टी यानी पार्टी के अंदर इलेक्शंस को। बिल्कुल ठीक है। अश्तफ़ साफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम जी। नाज़रीन, एक जी ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, राना एहसान अफजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और फ़ायज़ा मलिक साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगी जी। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जब भी इलेक्शन होने लगते हैं तो उससे पहले अक्सर ये पाकिस्तान जैसे ममालिक में देखा जाता है कि जी हवाओं का रुख चल रहा है। हवाओं का रुख जिस पार्टी की तरफ चलता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, इलेक्टेबल्स, नॉन इलेक्टेबल्स, बहुत सारे उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसी ही एक इस वक्त जो कैफियत है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। क्यों है ये कैफियत, इस पर बात करते हैं। ज़रा पहले हमारे साथ राना एहसान अफजल हैं, फ़ायज़ा मलिक साहब लाहौर में हैं और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं। राना एहसान अफजल साहब, सबसे पहले आप बताएं, ये हवाओं का रुख आपकी तरफ इतना ज़्यादा क्यों हो गया? पहले आप लोग इसी चीज़ का गिला शिकवा पीटीआई के लिए करते थे, लेकिन अब तो लग रहा है हवाएं चाल ही आपके लिए रही हैं। ज़रा थोड़ा समझाएं, क्या ये हवाओं का रुख प्री डिसाइडेड होता है या बाद में आप लोग डिसाइड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीएमएलएन का स्टांस तो क्लियर है। हम तो समझते हैं कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं वो लाजमी होने चाहिए इस मुल्क में, इस मुल्क की ज़रूरत है। उसके साथ हम समझते हैं कि ओवरऑल एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि हमें किसी की मावनत की ज़रूरत है, ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, और हम वोट को इज्जत दो के स्टांस पे आज भी खड़े हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से पीएमएलएन को एक बूस्ट मिला है, एक इंथुजियाज्म हमारे वर्कर्स को मिला है, और अभी भी उनके केसेस जो हैं वो उनकी अपील्स एक्सेप्ट हो गई हैं, लेकिन उनकी सजाएं फाइनल कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंची। तो हम मुतहरिक हैं, हम अपनी जो है वो काविश जारी रखें। सिंध हो, बलोचिस्तान हो, केपीके हो, तो हम अपनी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। ये जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, नंबर एक पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं,
मैं समझता हूं क्योंकि हम मद्दे मुकाबिल हैं, हमारा मुकाबला वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए है, तो एक उनकी तरफ से जो है वो इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि मुकाबले की वजह से लगाए जाते हैं, लेकिन कोई उनके पास लॉजिकल बयानिया नहीं है कि क्या वजह है। और देखें, बात यह है, या तो हम किसी ख्वाहिश रखते हो कि हमारी सपोर्ट की जाए, हम तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखते, तो हम इस चीज़ को कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं। ये ज़रूर है कि लग ऐसे रहा है इंशाल्लाह ताला मियां साहब की वापसी से 21 अक्टूबर के एक कामयाब तरीन जलसे के बाद कि PMLN जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है, ना सिर्फ पंजाब में, बलूचिस्तान में, इंशाल्लाह KPK में और वफाक में भी। ठीक हो गया। फ़ायज़ा जी, ज़रा मुझे बताइएगा, जो इस वक्त बातें राना एहसान अफजल साहब बड़े पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन क्या वजह है कि बड़े सीनियर रहनुमा जो थे वो पीपल्स पार्टी छोड़ के नून में जा रहे हैं? मैं देख रहा सेनेटर वकार, मखदूम मुबीन आलम, मसूद आलम, क्या वजहात हैं? ये हवाओं का रुख है या ये लोग आएंगे आपके पास हवाओं के साथ? वकार तो मेरा ख्याल है काफ़ी देर से इनएक्टिव है पार्टी के अंदर, तो अब उन्होंने लेकिन नून ज्वाइन की है। हाँ, वो उधर से बलूचिस्तान से ही हमेशा सेनेटर बनते। ठीक। और मेरा ख्याल है अगर वहाँ से ज्वाइन कर भी ली तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। ठीक। तो जो लोग इनएक्टिव हैं वो कितना रोल अदा कर लेंगे। हाँ। और फिर आगे सेनेट आने वाला है तो उनका ख्याल होगा शायद इस दफ़ा उनको उधर से टिकट मिल जाएगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना किसी के जाने से ना किसी के आने से। लेकिन ये इस वक्त इतना इख्तिलाफ क्यों? इस वक्त क्या इलेक्शन की वजह से इख्तिलाफ नहीं है? इसको पता नहीं आप लोग क्यों इख्तिलाफ का रंग दे रहे हैं। मतलब या PMLN जो है। हाँ। नहीं, बात तो करनी है ना। हाँ। जब जलसे में आप जा रहे हैं तो आपने क्या बात करनी है? इश्यूज के ऊपर ही बात करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना है। तो मेरा ख्याल है कि चेयरमैन जो है वो अगर उन्होंने बुजुर्ग सियासतदान कहा है तो बुजुर्ग सियासतदान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी कहा था। याद होगा आपको उनकी जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें रिवायती सियासत से हट के एक नई सियासत की ज़रूरत है, और हमारे जो बड़े हैं मियां नवाज शरीफ साहब का और अपने वालिद साहब का नाम लेके उन्होंने कहा कि आप लोग हमें एक अच्छी सियासत दे के जाएँ, वैसे में हमें वो गंद और वो कीचड़ ना दे के जाएँ कि हम उसमें सरवाइव ना कर सकें और हम उसी तरह पाकिस्तान को मुश्किलात में छोड़ दें। ठीक। तो ये चीज़ जो है ये चेयरमैन तो बहुत अरसे से कह रहे हैं, और अब अगर बड़ों को किसी को गुस्सा लग गया हो तो मैं समझती हूँ कि गुस्सा नहीं लगना चाहिए। देखिए, उन्होंने ये बिल्कुल कहीं भी नहीं कहा कि सब सियासत छोड़ दें, सिर्फ मैं करूँगा सियासत। उन्होंने कहा है कि हमें मौका दें, नई सोच जब आगे आएगी। ये नहीं कह रहे कि वो आप लोग घर बैठ जाएं। ज़ाहिर है सीनियर के साथ जब सीनियर अपनी राय देते हैं और बातचीत होती है, आपस में मशावरत के साथ बंदा चलता है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस के। मैं समझती हूँ कि पुराने और नए का जो इम्तजाज होता है वो ज़्यादा सॉलिड होता है। ठीक। लेकिन नए और पुराने की आपने बात की, मैं देख रहा था नाहिद खान, सफ्तर अब्बासी, एतजाज़ एहसन लतीफ़ खुसर और फरतुल्लाह बाबर, ये फिर क्यों डिस्कनेक्ट? इतना पार्टी फारे हो गए? वो तो बिल्कुल एक और चैप्टर है नाहिद खान सफ्तर अब्बासी वाला। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब जो आप फरतुल्लाह बाबर का कह रहे हैं, उनकी कोई सेहत के हवाले से कोई इश्यूज़ हैं जिस पे उन्होंने कहा है कि मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है वो अगर उनका, हम भी सब बहुत हैरान हुए थे, लेकिन जब वो अभी कल लाहौर आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि मेरी सेहत इस तरह मूवमेंट करने की इजाज़त इतनी नहीं देती, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बस उधर ही रहूँ इस्लामाबाद। तो ज़ाहिर अगर आप बड़े डेजिग्नेशन पे हैं और पार्टी जो है वो इलेक्शन फेज़ में जा रही है तो आपको रिप्रेजेंट तो करना है पार्टी को। और एतजाज़ एहसन साहब बहुत बड़ा नाम पीपल। देखिए, एतजाज़ साहब तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी आए हुए थे, वो पार्टी से गए नहीं है। बाकी ज़ाहिर है वो बड़े वकील हैं, उन्होंने अपनी लाइन देखनी है, उन्होंने किस तरह काम करना है, लेकिन पार्टी छोड़ी नहीं। हाँ, खोसा साहब का भी बहुत, मेरे लिए तो ज़ाहिर है मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और इतने साल जो बंदा पार्टी के साथ अटैच रहा हो, वो सिर्फ इख्तलाफात तो नहीं है उनके, जो जहाँ तक मुझे पता है कि कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं थे कि जो वो क़यादत तक नहीं पहुँचा सकते। एतजाज़ साहब भी और खोसा साहब भी क़यादत के बहुत करीब हैं, हमेशा करीब रहे, हमसे ज़्यादा करीब रहे। ठीक हो गया। सेनेटर हुमायूं साहब, मुझे आपके लिए सबसे ज़्यादा तशवीश है, ये 20 दिनों के अंदर आप लोग इलेक्शन कैसे कराएंगे? इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ने आपको कह दिया है, अभी पहले सेगमेंट में अख्तर और साफ साहब भी थे, वो कह रहे थे ज़रूरत नहीं थी कहने की, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आप लोग कैसे कराएंगे?
कीपिंग इन माइंड कि आपके तमाम सीनियर लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर है या वो ऑफलाइन है इस वक्त, तो सर ये सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या फ्यूचर है इस वक्त? असल में पिछले कोई 8, 9, 10 महीनों से ना हमने इलेक्शन कमीशन से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा जी। उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करा दिए, वैसे हम भी 20 दिन के अंदर करा देंगे। ठीक ठीक है ना। हाँ। बात ये देखिए, नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन्होंने तो नहीं कराए, उनको पूछा किसी ने नहीं, आप नहीं कराएंगे तो आपको तो पूछेंगे वो लोग। देखिए सॉरी जी, इस तरह ये है कि सबसे पहले तो जिस तरीके से जो उन्होंने एतराज़ात लगाए हैं, उन एतराज़ात लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, उनका कोई इस किस्म की बात बनती थी। आप ये देखें बाकी जो इलेक्शंस हुए उनमें क्या हुआ है, बिला वो क्या कह सकते हैं, मुकाबला बिला मुकाबला, ये इलेक्शंस तो नहीं होते हैं। क्या आप हर एक सामने कर दे ये बिला मुकाबला ये हो गया, बिला मुकाबला ये हो गया। These are not elections, this is sham democracy। और जो जिस चीज़ के ऊपर अभी आप सवालात पूछ रहे थे ना, देखिए जो माइंड सेट है जिसको बिलावल साहब को कहना चाहिए, वो माइंड सेट जो चेंज करना चाहिए, वो बूढ़े या जवान की बात नहीं। हम कोई फुटबॉल गेम नहीं खेल रहे या क्रिकेट नहीं खेल रहे या हॉकी नहीं खेल रहे कि हमें जवानों की ज़रूरत है। अच्छा। हमें एक माइंड सेट, वो जो फैमिली ओरिएंटेड माइंड सेट की पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में तकरीबन आप ये समझ लें 1970s ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। खैर 70 में तो वो नहीं हुई थी, लेकिन 70 ऑनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। और एक लोगों का जो एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम हुक्मरान खानदान, तो दैट मींस के अब जैसे आपने कहा एतजाज एहसन और इस किस्म के बड़े लोग या चौधरी निसार और खाकान अब्बासी जैसे बड़े लोग, क्या ये सारी जिंदगी हाथ बांध के नस्ल दर नस्ल इनके आगे पीछे खड़े रहेंगे? क्या ये लोग अभी एतजाज एहसन साहब जो है वो बिलावल भुट्टो से या उनकी जो बहन है उनसे पॉलिटिक्स सीखेंगे? वो उनको बताएंगी कि पॉलिटिक्स क्या होता है? क्या मरियम नवाज या हुसैन नवाज या हसन नवाज चौधरी निसार को या शायद खाकान अब्बासी जैसे बड़े बुर्जों को सिखाएंगे कि पॉलिटिक्स क्या होती है? देखिए ये मसला है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम लोग अब एक बंदा है, उसका बाप भी MNA है तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली MNA बनेगा। देखिए मैंने अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री दुनिया में देखें ना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लेकिन डॉक्टर साहब देखें, आपकी बात ये एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन मेरा सिर्फ इस वक्त जो पॉइंट है ना वो प्योरली विद PTI है। 13 दिसंबर तक अगर आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते तो बल्ले का निशान आप लोगों से उन्होंने ले लेना इलेक्शन कमीशन ने। एक उसके बाद इस वक्त जो PTI की इटसेल्फ सिचुएशन है, धड़ों में बटी हुई है, पीपल्स PTI पार्लियामेंटेरियन और इस तरह करके, और मेजॉरिटी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, मुझे जरा ये बताएं। मैं आपको बता देता हूं, इस तरह है कि मेजॉरिटी कहीं नहीं जा रही, मेजॉरिटी इधर ही है। हाँ, एक सेक्शन जरूर IPP में चला गया, एक सेक्शन जरूर PTI पार्लियामेंटेरियन में चला गया, लेकिन ये याद रखें जो लोग गए हैं ना उनके अपने वोट बैंक एज सच कोई नहीं थे। अच्छा उनमें जब हम अलीम खान के लोग कहते हैं अलीम खान की हिस्ट्री देखे, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्यादातर जो लोग हैं सिवाय 1-2 के अलावा उनकी अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत डार्क है। वो लोग कभी, अलीम खान कभी अपनी सीट नहीं जीता था, वो जिमनी सीट जीता था 2002 में और मेन सीट हारा था शुरू में, और उसके बाद वो दो या 3 इलेक्शन लड़ा, उसके बाद आगे भी हारा था, फिर जब PTI में आया तो जीता है। अब बात आ जाती है कि अगर बल्ले का निशान हट जाता है, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर बल्ले का निशान हट जाता है इस इलेक्शन बैलेट से, तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। ना दुनिया में कोई मानेगा ना पाकिस्तान में कोई मानेगा। द ओनली वे ये लोग कर सकते हैं कि ये इस बल्ले के निशान को रहने दें। अब उसमें एक चीज है, इस चीज को मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज को चैलेंज करना चाहिए कोर्ट में, एंड आई थिंक कि दे विल कॉन्टेस्ट दिस थिंग इन द कोर्ट कि जिस कैसे ये हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छा ओवर द पीरियड। नहीं डॉक्टर साहब, ये मशवरा जो आप दे रहे हैं कोर्ट वाला, ये आप PTI को ही दे रहे हैं? मतलब आपका PTI कोई मशवरा है कि वो कोर्ट में जाएं? नहीं, मेरा ख्याल है वो जाएंगे, मेरा ख्याल है वो जाएंगे। और मैं ये
कि मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि अभी तक मुझे ऑफिशियल कोई वर्जन है सच नहीं पता चला, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। देखिए सिंपल सी बात है, दो ऑप्शन है, या आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ और या फिर आप इसको चैलेंज करो। मैं ये समझता हूँ चैलेंज करना इज मच इजियर वे और इन अदर वे इट्स मच डायरेक्ट वे। इसको चैलेंज और नंबर टू जिस तरीके से आप लोगों ने मेन इलेक्शन 90 डेज की बजाय देर कर दी है, उसी बेसिस के लिहाज से इसको भी कर दें कि भाई ठीक है अभी टाइम नहीं है, आपके पास टोटल 20 दिन है, तो ठीक हो गया। पॉइंट आ गया जी आपका। पहले अगर गलत हो गया तो आप कह रही इस्तीफा भी हो जाना है। राना एहसान साहब मुझे जरा बताएं, इलेक्टेबल्स की सियासत की बात हो रही है, इलेक्टेबल जिस तरह कुछ अर्सा पहले 4 साल पहले पीटीआई के अंदर गए थे, आज इलेक्टेबल्स आपके पास और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारे बाद जो दौर आया उसने तबाही ही फेरी, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया, अवाम को सब्ज़बाज दिखाने की बजाय अमली खिदमत पर यकीन रखते हैं। मतलब 4 साल आप पीटीआई का डाल रहे हैं मियाँ साहब, और 16 महीने की जो आपकी हुकूमत है वो भी उन्होंने डाल दी है। सो वो कह रहे हैं आपने भी कोई अच्छा डिलीवर नहीं किया इन 16 महीनों में। देखिए बात यह है कि 13-18 के अंदर सब जानते हैं कि मुल्क दहशतगर्दी से घिरा हुआ था। 2500 इंसिडेंट्स होते थे साल में टेररिज्म के, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, गैस लोड शेडिंग थी। तो हमने इन चीज़ों को टर्न अराउंड किया और बड़े शॉर्ट टाइम में किया। हमने टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाया, इन्फ्लेशन काबू में रखी, सीपेक को लॉन्च किया, यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। तो हमने तो अमली तौर पे करके दिखाया। जहाँ तक 16 महीने की बात है, देखें एक तो वो इतना लंबा टाइम नहीं होता कि आप नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें और उनके नताइज भी जो हैं वो आप लेके आए। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हम जिस तर्ज पे हुकूमत छोड़ के गए, एक IMF का मुआहदा इंटैक्ट रखा, फिर आखिरी महीनों में भी, हफ्तों में भी वो मुश्किल फैसले करके गए जो एक सियासी हुकूमत नहीं करती। जिस तरह बिजली महंगी की, पेट्रोल महंगा किया, गैस की प्राइसेस इंक्रीज की, जिसकी वजह से एक कंटिन्यूटी रही और आज आप बेहतरी देख रहे हैं। जब हमें ट्रांजिशन में हुकूमत मिली थी तो पीटीआई ने खाई में फेंक दी थी मईशत। सब जानते हैं कि IMF के मुआहदे को रद्द कर दिया और चीजों को सस्ता कर दिया एक जाली रिलीफ देने के लिए। तो जहां ये देखें तो ये बिल्कुल ठीक मियां साहब कह रहे हैं कि अगर हमें दोबारा मौका मिलेगा तो हम अमली तौर पर फिर से करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त जो हैं हुमायूं साहब, जब जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरी रवायत की बात करते हैं तो इनको ये भूल जाता है कि ये खुद किनके कांधों पे चढ़ के RTS को बिठा के पनामा से कामा की पूरी वो स्ट्रेटजी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी इनके लिए एक निज़ाम सेट करके इनको लेके आई। और फिर इन्होंने जो 4 साल हुकूमत की वो जमहूरी रवैयों से नहीं की। इन्होंने जो है वो टेलीफोन कॉल्स करा के और एक कहते तो सारे उस निज़ाम से। तो आज जब ये जमहूरियत करते हैं तो बड़ी हंसी आती है। दूसरा देखें, ये तो इलेक्शन मांग रहे थे पूरे मुल्क के अंदर और पीट रहे थे इलेक्शन करा दो। तो भाई अगर अब आपको अपनी जमात में इलेक्शन कराना है पहले वो तो करा दें। ठीक हो गया। की आप बात करते हैं अपना 20 दिन मिले, क्यों आप किसी और पे इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि अगर जो है वो बल्ले का निशान छीन लिया तो आप कराएं इलेक्शन और बल्ले का निशान रखें। ठीक हो गया, पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है फायजा जी, कल ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें की। एक तो उन्होंने कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ना निकालते तो एक फ़ौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवा कर 2028 तक हुकूमत बना लेते। अगर इतनी, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऑफ़र की गई कि माइनस ज़रदारी साहब मिनिस्ट्रीज़ ऑफ़र की गई, बिलावल के स्टेटमेंट्स को लेकर कहा गया कि बाद में टिकट तो मैंने ही बिलावल को देनी है। एक अपेरेंटली एक ऐसी सिचुएशन नज़र आती है कि शायद गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, या वाकई ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो एड्रेस होने ही बाकी हैं। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसी मेरा ख्याल है कोई नहीं है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उनके इंटरव्यू के बाद। और जैसे कि पीछे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जब दौरे शुरू किए हैं मुख्तलिफ शहरों के, तो उनकी तकारीर से जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी उसी तरह अब एक नया इशू आता गया। ठीक है। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई भाम नहीं है कि आपस में कोई इख्तलाफ है या कुछ है। कभी हो ही नहीं सकता इख्तलाफ, दोनों मिल के हर फैसला करते हैं, जमहूरी तरीके से करते हैं। ये नहीं होता कि जी मैं ना मानूँ, मेरी मर्जी है। देखें ना, दूसरी जमातों को देखें,
वहाँ पे पीटीआई है, पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का फैसला चलता था अकेले का, किसी और की कोई राय मैटर नहीं करती थी। मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी भी सिर्फ उनके 3-4 लोग जो हैं वो राय देते भी हैं तो मियां नवाज शरीफ की राय चलती है, उसके अलावा किसी और को राय देने का या उसकी राय मानी जाने का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन हमारी जमात के अंदर बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होती है और वहाँ टेबल पे एक दूसरे से डिस्कस करके फिर फैसला किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि हम बंद कमरे के अंदर बाप बेटा बैठे, ऐसे नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है, चेयरमैन अपना जो बात है वो सामने रखते हैं और अगर मेजॉरिटी उस बात को कंसीडर नहीं करती या कहती है कि नहीं आप इसको छोड़ दें तो वो छोड़ देते हैं। ठीक, तो कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है? क्योंकि आज बाय वर्च्यू, क्योंकि आप बैठिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज बिलावल गए हैं दुबई तो वो भी एक आ गई जी कल के इंटरव्यू के बाद आज चले गए, कोई इसमें हकीकत नहीं है? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जाहिर है इतना कंसेक्टिव उनकी मीटिंग्स या उनका जो सारा स्केड्यूल एक हुआ होता है और इसमें कोई वो नहीं, कोई अचंभे की बात कि जी वो नाराज़ होके चले गए हैं या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। उनके सारा एक स्केड्यूल बना हुआ है, कैसे उन्होंने सारे दौरे करने हैं, फिर 30 तारीख को उन्होंने बलूचिस्तान से अपनी कैंपेन का स्टार्ट करना है। तो मैं समझती हूँ कि एक स्केड्यूल बन गया हुआ उनका और उस स्केड्यूल को ही वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये मैं करूँगी कि अभी ब्रेक ले लूँ मैं? अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फैज़ा मलिक से ही कंटिन्यू मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी फैज़ा जी, आप बात करना चाह रही थी जी। अच्छा, मैं बड़ी मुझे पहले भी हैरत होती है जब इस तरह से कोई बात करता है। हुमायूं साहब ने अभी कहा कि जी वो क्यों कोई हुक्म माने फरियाल तालपुर का, कोई क्यों बिलावल का हुक्म माने। तो मुझे इस बात की हैरत होती है कि पीपल्स पार्टी तो ऐसी जमात है कि पीपल्स पार्टी सबको साथ लेके चल रही है। पीपल्स पार्टी में वन मैन शो तो है नहीं और हम वन मैन शो पे यकीन भी नहीं रखते, हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और अमली तौर पे जमहूरियत को साथ लेके चलते हैं। फरियाल तालपुर और आसिफ जरदारी जब मोहतरमा की शहादत हुई है, अगर ये 2 शख्सियात ना होती पीपल्स पार्टी में तो पीपल्स पार्टी का वो हाल होना था जो आज पीटीआई का और मुस्लिम लीग नून के जिस तरह से हिस्से बखरे हुए हैं माजी में, इस तरह खुदा न खास्ता पीपल्स पार्टी का हाल होता। तो हम ये देखते हैं कि वो 2 ऐसी मुदब्बर शख्सियात थी जिन्होंने संभाला है आके पार्टी को और पार्टी को एक रखा है, यूनाइटेड रखा है, उसके हिस्से नहीं होने दिए। तो हमें तो कोई वो नहीं है, हम सारों को साथ लेके बैठते हैं, सबसे राय लेते हैं और उनकी राय मेजॉरिटी की जो राय होती है उस पर अमल करते हैं। ऐसे नहीं होता कि वन मैन शो है कि जरदारी साहब ने कह दिया या फरियाल साहबा ने कह दिया तो उनकी मानी जाएगी और बाकी लोग जो हैं वो चीखें मारते रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सेनेटर वायु मोहम्मद, ये जो है वन मैन शो का इल्ज़ाम ये पहले भी लगता रहा है, अपोजिशन की तरफ से तो लगता रहा है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर छोड़ कर गए हैं उनका भी ये व्यू पॉइंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है कि जी दैट वाज अ वन मैन शो, या वो साथ 1-2 लोगों को अलाइन करते हैं कि जी इनकी वजह ये पंजाब चलाते थे एंड ऑल दैट। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन ये इल्ज़ाम को किस तरह आप डिफेंड करेंगे? क्योंकि आज अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है स्क्रीन के ऊपर, सो पीटीआई बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बिखर गई हुई है। अच्छा मंसूर साहब, इस तरह है कि पहले सेगमेंट में मैं एक बात करना चाहता था लेकिन आपने काट दिया। वो ये था कि देखिए इलेक्शन अगस्त सितंबर से इस फैसले पर बैठी हुई थी। अगर उन्होंने ये 20 डेज का और या करना था तो उन्होंने हमें सितंबर में क्यों नहीं कहा? उसी वक्त डिसाइड कर। तो देखिए इनके पीछे हमें एक बदनीयती नजर आती है, इसके पीछे एक बायसिज्म नजर आता है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकालने की एक साजिश है। और उसकी वजह ये है कि अगर बैलेट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी होगी तो इनमें से सबको पता है इनमें से कोई जीत नहीं सकता। तो द ओनली वे कि ये लोग जब कोई इन लोगों की थोड़ी बहुत वोटिंग आ जाए, कुछ हो जाए तो फिर पता चलेगा। इन्होंने एक जलसा पूरे पाकिस्तान से करके मीनारे पाकिस्तान में कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 दफा कर चुकी है। इन्हें पता चलेगा जब ये 100 जलसे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन कितने 130 दिनों में 100 जलसे किए थे ये, इसे और हर एक दूसरे से बड़ा था। तो अगर ये उस तरह करें तो हम माने, लेकिन अभी आप बात आ जाती है। अब मैं आपने जो अभी सवाल पूछे, देखिए इस तरह होता है
मैं अनबायसली बात करूंगा, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, चाहे JUI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन सब में और ज्यादातर पार्टियों में मेरे ख्याल में मैं जमात इस्लामी को इसमें से जरा अलग रखूंगा। ठीक है, इसमें जनरली जो लीडर है उसकी बात का बहुत वजन होता है। अब इनके देखिए, इनका प्रेसिडेंट PMLN का प्रेसिडेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद हर काम के लिए वो चले जाते थे लंदन। ठीक है, सवाल पूछना था लंदन, जवाब पूछना है लंदन, फलानी जगह पूछे दुबई, वो कुछ नहीं किया। अच्छा, जब आसिफ अली जरदारी साहब, बिल्कुल आई एम श्योर हर पार्टी में CEC के दरमियान में होता है, लेकिन हर पार्टी में CEC के अंदर जो पार्टी लीडर डिसाइड करता है 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स, इफ नॉट 99.99% टाइम्स, जो आपके जो प्रेसिडेंट होता है या जो भी मेन पर्सन जिसके नाम पे वोट आ रहे हैं, उसकी बात मानी जाती है। और यही वजह है कि आप अगर देख लें तो अभी वो जो हमारे सेनेटर खोकर साहब हैं, उनको क्यों निकाला है पार्टी से? इस बेसिस पे निकाला है कि उन्होंने पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ कर लिया था बेसिस पे, और उन्होंने एक प्रिंसिपल इख्तिलाफ कर लिया था। इससे पहले और चीजें देख लें, जहां जहां इन प्रिंसिपल इख्तिलाफ हुआ है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, वहां पे हो जाता है। मैं आपको ये जरूर बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस बात पे नहीं है कि आप पार्टी इस लीडर की बात माने। मैं जो ये खानदानी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा पॉलिटिक्स में वो जो है ना, वो जो ग्राउंड लेवल से पॉलिटिक्स करता हुआ ऊपर आ रहा है, मुझे उस पे एतराज नहीं है। तो अगर बिलावल भुट्टो पहले वो लोकल बॉडी करे, फिर आगे आए और उस लिहाज से आए, मुझे उस पे एतराज नहीं है, मैं उस पे जरूर उसको शाबाश दूंगा। पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, आदमी just because he was born into that family doesn't mean he has to be the leader of that party ना। ठीक, राना एहसान अफजल साहब, दो तीन इल्जामात आपके ऊपर, तो आजकल इल्जामात की वैसे भरमार है। सिंध में आप लोग क्या कर रही हैं? MQM, GDA, इन सारों के साथ मिलके आप लोग कह रहे हैं हम सिंध को जीतना चाह रहे हैं। बाप पार्टी, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि बाप को बाप ने कहा और बाप ने PTI ज्वाइन कर ली, आज बाप पार्टी वाले आपको ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो आप लोगों का नैरेटिव था वोट को इज्जत दो, वो तो कहीं बहुत पीछे रह गया है, वो तो अब लोग उसको बाय नहीं कर रहे। ये जो बाकी इत्तेहाद आप कर रहे हैं, क्या इससे आपको लग रहा है कि आप मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे या नहीं कर सकते? तो जिस तरह कल आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मखलूत हुकूमत बनेगी और कल को फिर आप लोग पीपल्स पार्टी और इन लोगों के साथ ही बैठे हुकूमत चला रहे होंगे। देखिए, ये तो इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तो तब पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन अभी जो हमारी प्री इलेक्शन जो प्लानिंग है वो यही है कि हम चाहते हैं कि हम चारों सूबों के अंदर एक मेजॉरिटी लें, एक बड़ा नंबर लें। तो उसके तहत देखें, आप अगर किसी पार्टी से अलायंस करते हैं तो आप तभी अलायंस होता है अगर आप डायरेक्ट मुकाबले में ना हो। तो MQM के साथ हम वजारत उस्मा की सीट के मुकाबले में नहीं है, ना बाप BAP के साथ हैं, ना हम लोग JUIF के साथ हैं। और देखें, आपकी अलायंस वहां होती है जहां आप किसी एरिया में आप स्ट्रांग होते हैं, किसी एरिया में आप वीक होते हैं, तो वहां सीट एडजस्टमेंट होती है। मिसाल के तौर पे हमने 14 की 14 सीटों में कराची के अपने कैंडिडेट्स खड़े किए 2018 के इलेक्शन में, और कुछ सीटों पे हम नंबर 2 आए, कुछ पे 4, 5 आए, नंबर 3 आए हम लोग। तो वहां अगर जहां हम नंबर 2 आए, वहां MQM का वोट अगर आप ऐड कर लें तो हम नंबर 1 हो जाते हैं, और जहां हम नंबर 3, 4 थे, वहां अगर हमारा वोट MQM को चला जाए तो वो नंबर 1 आ जाते हैं। तो अलायंसेस, सीट एडजस्टमेंट यहाँ प्रैक्टिकल होती है और एक दूसरे को जो है म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है, तो वहां आप ये करते हैं। तो दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि जो पाकिस्तानी मसाइल हैं उसके अंदर हम अकेले अगर बढ़ें और दूसरे लोगों को साथ ना लेके चलें तो वो फिर जो है हम उन मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। तो अभी अगर MQM से हमारी बातचीत हो रही है तो हम लोग नेशनल चार्टर पे बात कर रहे हैं, हम लोग मुल्क को किस तरह, इकोनॉमी को कैसे, तो वो एक आपकी सीट एडजस्टमेंट के अलावा एक आप चार्टर कर रहे हैं कि चीजों को कैसे आगे लेके चलना है। इसी तरह BAP के साथ है, इसी तरह JUIF के साथ है। तो डेफिनेटली हम लोग, हमारी स्ट्रेटजी में ये इंक्लूडेड है कि हम एक मेजॉरिटी इन तीनों सूबों से लेंगे और ये हमें हेल्प करेगा। ठीक, फायजा जी, एक अभी सिर्फ
जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट। फायजा जी अभी चार्टर की बात कर रही है, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों के साथ भी हुआ था, नवाज शरीफ साहब का और बीबी शहीद का। आज सूरत हाल ये है, बिलावल भुट्टो 16 महीने रहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, एक बड़ा सक्सेसफुल उनका वो पूरा टेन्योर है जिसको फ्लरिश कर रही है और जिसको मैं कहूँगा बड़ी एक्साइटेड है पीपल्स पार्टी लेकर, सीइंग बिलावल भुट्टो एज अ फॉरेन मिनिस्टर। उसके साथ साथ कल जब जरदारी साहब का इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने कहा कि हमसे जो कुछ एमक्यूएम ने मांगा था हमने दिया था, एंडिंग ऑन गवर्नर सिंध, जो आज भी एमक्यूएम का है। सिंध के अंदर आप लोगों की हुकूमत बनती रही है, कल को भी सूबाई हुकूमत प्रॉबेबली बनेगी। एमक्यूएम आपका साथ नहीं दे रही, एमक्यूएम कहती है हम वफाक के पास जा रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों की हुकूमत और सूबों के इख्तियारात ज़्यादा है, ये कैसे चीज़ बनेगी? खिचड़ी नहीं पक जाएगी? देखिए, एक तो जो सिंध वाला मामला है, सिंध में अभी हमारे साथ अलायंस में तो नहीं थे वो, मतलब हमारी सीटें पूरी थी, हमने सही वोट लिए और हमारी असेंबली के अंदर अक्सरियत थी, हमें किसी के अलायंस की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह आगे भी जाहिर है कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो पहले जितना काम किया था उससे अब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा काम हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद भी है। अब तो कराची के अंदर जिस तेज़ी से काम हुआ है पिछले 2 साल के अंदर, मैं समझती हूँ कि कराची की जो एक शिकायत थी इतने सालों की, एमक्यूएम का मुसलसल कब्ज़ा था 20-25 साल से वहाँ पे, बल्कि ज़्यादा सही शायद, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं थी, उजाड़ पड़ा था, कोई मतलब रोशनियों के शहर को तबाह कर दिया हुआ था इन्होंने। और अब जिस तरह ये बाई इलेक्शन, ये जो बलदियाती इलेक्शन है, इसके बाद मेयर बना है, हाँ बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ उससे पहले भी हॉस्पिटल जो बने हैं, सारे हॉस्पिटल जो हैं, जो पुराने हॉस्पिटल हैं, उनको एलिवेट किया गया है। और NCVID, इसी तरह वो गुम्बट वाले हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे दूर दराज के इलाकों के अंदर, पसमानदा इलाकों के अंदर बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं ताकि सेहत की सहूलतें जो हैं वो लोगों को, आम आदमी तक उसके डोर स्टेप पे मिल सकें। ये सारी चीज़ें एक ज़रूरत है आवाम की, आवाम को ज़रूरत है। और दूसरे सूबों के लोग भी वहाँ जाके अपना इलाज मुआवजा कराते हैं। लाहौर में जिस तरह दूसरे देहातों से लोग आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट का वो रिसोर्सेज नहीं है। कार्डियोलॉजी का एक हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, पंजाब कार्डियोलॉजी, और वो भी इतनी पुरानी फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर कि उसमें बंदा चला जाए तो 6-6 महीने की उसको डेट मिलती है। आप NCVID में जाएं, और अभी तो मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे पिछले दिनों और वो कह रहे थे कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं पंजाब के अंदर इस तरह का एक हॉस्पिटल जो है उसको बनाऊं, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। तो मैं समझती हूँ कि ये अचीवमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी की, और हम इसी बयानिए के साथ आगे जाएंगे। आगे आप थर देख लें, थर को जिस तरह से डेवलप किया है, और फिर वहाँ पे पावर प्लांट लगाए हैं, कोयले से जो बिजली बन रही है। सो आप लोगों का जो बयानिया होगा, दैट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ सिंध। जब आप पाकिस्तान की बात जाहिर है जी, हमने सिंध में डिलीवर किया है, बिल्कुल हम पंजाब के अंदर हुकूमत लेना चाहते हैं, तो हम बता रहे हैं आवाम को कि हमने जिस तरह सिंध को रिलीफ दिया है, इसी तरह हम बाकी सूबों को भी देंगे। कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं पंजाब को लेकर? चीज़ बहुत ज़्यादा। ओके, डॉक्टर हुमायूं साहब, इस पूरी सूरत हाल में IPP, PMLN, पीपल्स पार्टी और बाकी के जितनी जमातें हैं वो तो एक तरफ हमें इलेक्शन की तरफ जाती नज़र आ रही हैं। बार बार मैं वही सवाल कर रहा हूँ, क्यों एक सवालिया निशान लगता नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर? वाई सो? क्यों नहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड आज भी बकौल आप लोगों को प्रोवाइडेड नहीं है? आज साबिक स्पीकर को वो रहा हुए, उसके बाद उनको फिर मैंने अभी सुन रहा था गिरफ्तार कर लिया जी, असद कैसर साहब को। देखिए, इस तरह है, ये सवाल तो आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। ये सवाल तो आपको जो केयर टेकर या टेक केयर जो गवर्नमेंट्स है उनसे पूछना चाहिए, जो कि एक्सटेंशन है पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की। अब होता क्या, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अभी मैं आज से 3 दिन पहले की बात है, मैं शांगला की मिसाल देता हूँ। शांगला में 2 जलसे या 2 कन्वेंशन एक साथ हो रही थी। एक कर रहे थे PMLN के जो सूबाई सदर है अमीर मकाम साहब, दूसरे कर रहे थे के PTI के जो वहाँ की मकामी क्यादत है, जिसमें नवाज साहब हैं, जिसमें उसके यूसुफ जई साहब के भाई हैं, तो ये लोग उधर थे। ठीक है, अच्छा, उसमें हुआ ये है कि जो अमीर मुकाम की जो उधर थी, उधर पुलिस
वाले जो है ना उनको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उनको सिक्योरिटी फराहम कर रहे थे। और उसी वक्त जहाँ पे पीटीआई वालों का हो रहा था उस जगह पे उन्होंने दफा 144 नाफिज कर दिया। ठीक। उसके अलावा आप इसको देखिए, लाहौर में जब भी पीटीआई की वर्कर कन्वेंशन हुई है तो उस इलाके का एसएचओ चला जाता है उस जगह पे, वहां पे जाके जितने लोग उधर होते हैं उनको पकड़ के, और वो जो पुरानी एफआईआर कटी हुई हैं उसमें पकड़े हैं। उसमें जो लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज देखें, ये आप ठीक कह रही हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक पीटीआई को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था और गौर खान साहब उस हेयरिंग के अंदर थे। मतलब अगर अभी जो आप पहले बात कर रहे थे, जो नोटिस इशू किया गया था फ्रॉम इलेक्शन कमीशन फॉर इंटर पार्टी इलेक्शन फॉर इन पीटीआई, वो 2 अगस्त का किया गया हुआ है। देखिए जी, वो 2 अगस्त का किया हुआ था। उसमें देखिए ऐसा था, उस वक्त जो उन्होंने नोटिस किया था उसके ऊपर उनसे हम लोग उन पे वो कर रहे थे ना, जरा कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो फैसला महफूज किए वो फैसला आज सुनाया है। पहले तो जरा हो रही थी, जरा में कह रहे होते कि जी आप कर लो, आप वो कर लो, लेकिन जो फैसला होता है आप फैसला सितंबर में दे देते या उसी वक्त फैसला कर देते थे कि ये कर लेना है, तो फिर हमारे पास 90 दिन होते। हम इलेक्शन कमीशन को बता देते कि 90 दिन में इलेक्शन कैसे कराते हैं, अगर मतलब उनको नहीं पता कैसे कराते हैं। नहीं, लेकिन इलेक्शन कराएंगे किसका? बंदा तो कोई है नहीं इनका। फायजा जी कह रही है इलेक्शन कराना सारी पार्टी तो धड़ों में तकसीम है, किसका इलेक्शन कराएंगे? किसको धड़ों में तकसीम? सिर्फ इमरान खान को खड़ा करके इलेक्शन करा लेंगे और जीत जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, अगर जैसे आप लोग इलेक्शन सारे कराते हो ना कि अनअपोज्ड इसको भी अलर्ट कर दिया, अनअपोज्ड उसको भी अलर्ट कर दिया, अनअपोज्ड साले कर दिया, उसके वो कराने के लिए देर नहीं लगती है। नाम कर दो और उसके सामने अनअपोज्ड कर दो तो वो तो 1 दिन में हो जाता है। हुमायूं भाई, आपका बंदा भी होना चाहिए ना। वो कह रही है आपके पास खाली कुर्सी का इलेक्शन कराएंगे। मुझे जरा राना एहसान से ये जरा एक दफा लेने दीजिएगा। राना साहब मुझे जरा बताएं, जो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद कह रही है वो पंजाबी है ना, कि जदों कड़िया जुलूस गरीबा शहर च 44 लग गई, इनके जुलूसों की बार आप लोग 144 लगा देते हैं, खुद आप जलसे करते फिर रहे हैं। शॉर्टली बताइएगा। देखिए, इन्होंने रियासत से टक्कर ली, इनके पास जमहूरी रास्ता अवेलेबल था, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन करते, पंजाब केपीके की हुकूमत चलाते। इन्होंने नफरत की सियासत की और इन्होंने 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर हुए। आज ये उसका अमाल जो है, अपने अमाल का जो है नतीजा वो भुगत रहे हैं। खान साहब आज भी जो है वो पार्टी की डोर लेके जेल में बैठे हुए हैं। उनके पास कोई बंदा नहीं है जिस पे वो एतमाद करें और पार्टी की जो है वो चीजें किसी के हाथ में करें। ये वजूहात हैं कि आज इनकी पार्टी आज भी स्टकअप है। पॉइंट आ गया जी, ठीक। राना एहसान अफजल, थैंक यू वेरी मच जी। फायजा मलिक साहब बहुत शुक्रिया, हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया जी। तो साफ साहब ने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।